वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अपने कल तक के सेशन में क्या पढ़ा था वो बात हम लोग आज एक बार डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चलिए, हमने ITR फोर्स सुगम के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने आपको दो तरह की स्कीम पढ़ाई थी। अब हम बहुत ज्यादा डिटेल में रिवीजन नहीं करवाएंगे। ये सारी स्लाइड्स मेरी गूगल ड्राइव पर भी अपलोडेड हैं और आपको कृधा लीगल स्टार मेरी टीम की तरफ से भी मिल जाएगी। आप लोग प्रॉपर रिवीजन करें। मैंने आपको दो स्कीम्स के बारे में बताया था। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि कौन कौन लोग इस ITR को भरते हैं। यहीं से बात करते हैं, यहीं से रिवीजन भी करवा देते हैं। देखिए, ये तीन सेक्शन के लोग ITR को फिलअप करते थे। जिसमें से पहला सेक्शन था जिसमें से पहला सेक्शन था सेक्शन 44A D। कौन सा था? सेक्शन 44A D। इसमें हमने आपको ये बताया था कि 2 करोड़ तक जिनका सेल या जिनका टर्नओवर होता है वो लोग इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं। एक सिचुएशन में 2 करोड़ का टर्नओवर बढ़ करके 3 करोड़ कर दिया जाता है। वो सिचुएशन ये थी कि टोटल रिसीट में से जो कैश की रिसीट है, जो कैश का पोर्शन है, वो 5% या उससे कम होना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं, मतलब बैंक में इलेक्ट्रॉनिक मोड में पैसा 95% या उससे ज्यादा आता होगा, तो फिर आपकी लिमिट बढ़ा करके 3 करोड़ कर दी जाएगी। ये थी यहाँ की खास बात। एक खास बात और थी कि कोई भी किताबें मेंटेन नहीं करनी, कोई ऑडिट नहीं कराना आपको। खाली टोटल सेल आपने जो निकाली है उसका 6 या 8%। 6% तब जब आप जितना पैसा आपने बैंक में लिया है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में लिया उसका 6%। अगर आपने कोई भी पैसा कैश मोड में लिया है तो उसका 8% आप डिक्लेयर कर दीजिए। ये जो अभी आप डिक्लेयर करेंगे ये नेट प्रॉफिट होगा, इनकम फ्रॉम PGBP कहलाएगा। और इसी अमाउंट पर टैक्स कैलकुलेट कर दिया जाएगा। जो भी टैक्स आएगा वो आपको जमा कराना पड़ेगा। लेकिन मुसीबत की बात ये थी कि बेटा कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिस बिजनेस में तो 8% का मार्जिन ही नहीं होता, 6% का मार्जिन ही नहीं होता। मार्जिन होता है 2% का, 1% का। तो वो लोग बेचारे क्या करेंगे? वो लोग वो लोग बेचारे क्या करेंगे? वो लोग बेचारे अपना क्या करेंगे? नॉर्मल रिजीम में आएंगे, ऑडिट कराएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे और वो लोग सारी कंप्लायंसेस फॉलो करेंगे, क्योंकि वो सेक्शन 44A की की कंडीशन नहीं मानना चाहते। अगर आप कोई भी कंडीशन सेक्शन 44A की नहीं मानना चाहते तो फिर आपको नॉर्मल रूट से जाना पड़ेगा। आपके ऊपर ITR 3 एप्लीकेबल होगा और ITR 3 में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करनी पड़ेंगी और आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। ये दोनों बातें आपके ऊपर एप्लीकेबल। चलिए, ये तो बात थी 44AD की। ये वाली बात सिर्फ और सिर्फ बिजनेस क्लास के लिए लागू होती है। मतलब अगर आप प्रोफेशनल हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट हैं और आप वो हैं, मतलब कोई भी प्रोफेशनल इंटीरियर डेकोरेटर हैं या फिर आप आर्किटेक्ट का कोई काम करते हैं वगैरह वगैरह, अगर आप वो हैं तो आपको सेक्शन 44ADA लेना पड़ेगा। इसमें क्या क्लॉज थे? इसकी लिमिट थी, अगर आपका टोटल ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर 50 लाख तक है तो आप इस स्कीम को ले सकते हैं। ये लिमिट बढ़ा करके 75 लाख कर दी गई थी, अगर आपकी कैश रिसीट टोटल रिसीट में से 5% या उससे कम है। ठीक हो गई बात? तो फिर आपकी लिमिट बढ़ करके कितनी हो जाएगी? 75 लाख हो जाएगी। इसका आधा आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी कि 50 लाख अगर टर्नओवर है तो 25 लाख का प्रॉफिट डिक्लेयर करो। प्रॉफिट क्या बोलेंगे? गेन डिक्लेयर करो। और इतने पे जितना टैक्स आएगा वो टैक्स जमा कराओ। कोई किताबें मत मेंटेन करो, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मत मेंटेन करो। ठीक हो गई बात? ये था सेक्शन 44AD। अब मजेदार बात ये थी कि मैंने कल आपको ये बताया था कि अगर मान लो कोई ऐसा प्रोफेशनल है जो कि प्रोफेशनल तो है लेकिन वो 44ADA लेना चाहता है तो क्या ले लेगा? द आंसर इज नो। हर कोई प्रोफेशनल 44ADA का बेनिफिट नहीं ले सकता। दो ही जगह नॉर्मल कंसल्टेंट गलती करते हैं। पहली गलती तो ये करते हैं कि सेक्शन 44AD और ADA उन लोगों को दिला देते हैं जो लोग एलिजिबल नहीं है लेने के लिए। जैसे कि मान लो आपने रेंटल इनकम कमाई और आपको हाउस प्रॉपर्टी में दिखाना था और आप 44AD में दिखा रहे हैं। दूसरा ये था कि मान लो कोई ऐसा प्रोफेशनल है जो कि प्रोफेशनल तो है इंडिया में, उसकी मान्यता भी है, उसकी मान्यता भी है, लेकिन सेक्शन 44ADA की लिस्ट में नहीं आता है तो आप उसे नहीं दिखा सकते। तो भैया ये आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कौन लोग 44AD ADA में आते हैं, कौन लोग नहीं आते हैं। कमिश्नर एजेंट, अब कमीशन की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है, आपने 44AD में टैक्सेबल करा दी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नोटिस आएगी बस। सर सरकार को पता कैसे चलेगा कि ये कमीशन है? सेक्शन 194H है जो ये कहता है कि कमीशन की इनकम जब भी कभी पे होगी तो 194H में TDS कटेगा। अब उसका TDS कटा है 194H में और आप उस 194H की इनकम को टैक्सेबल कराना है बिजनेस इनकम में, बस यहीं से पता चल जाएगा। सो सिंपल एज दैट। जैसे ही आपने ये काम किया,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रेम पत्र आ जाएगा कि जरा हमें एक्सप्लेन करिए कि आपको कमीशन की इनकम हुई थी, ये बिजनेस इनकम कैसे हो गई आपकी, ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होनी थी। आप तो 6 और 8% के लालच में पड़ गए और आपने वो डिक्लेयर करा के रिटर्न फाइल करा दिया। बाद में पता चला कि लाखों रुपए की डिमांड क्रिएट हो गई और आपका सेक्शन 147 में असेसमेंट ओपनिंग के लिए स्क्रूटनी का नोटिस आ गया आपके पास। ठीक हो गई बात। चलिए, अब एक और सेक्शन है यहाँ पर, वो है सेक्शन 44AE। ये बड़ा ही प्यारा सेक्शन है, ये सब लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। देखो, गुड्स मैंने सेक्शन कवर कर लिया 44AD में, सर्विसेज या प्रोफेशनल्स मैंने कवर कर लिया 44ADA में। अब 44AE में बच क्या गया? 44AE में कुछ एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए एक सेक्शन बनाया गया और इस सेक्शन में ये कहा गया इस सेक्शन में ये कहा गया कि भैया, अगर आप, ये सेक्शन बेसिकली पता है किसके लिए बना है? ये सेक्शन बना है ट्रक वालों के लिए। ये सेक्शन किसके लिए बना है? सेक्शन बना है ट्रक वाले। असल में ट्रक वालों की जो लॉबी है, इंडिया में दो लॉबी बहुत मजबूत है। एक लॉबी तो वकीलों की बहुत मजबूत है, ठीक है, लॉयर्स की लॉबी। उनका जो ऑल इंडिया बार काउंसिल है, वो इतना धरना प्रदर्शन ये वो कर देता है कि सरकार की हिम्मत नहीं होती है कि उनके ऊपर टैक्सेशन लगा पाए किसी भी तरीके का। दूसरी लॉबी जो बहुत ज्यादा मजबूत है लॉयर्स के बाद, वो है ट्रक वालों की। सर, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? हम ऐसा बेटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितना भी माल इधर से उधर जाता है, वो या तो तीन ही मोड से जाता है, या तो बाई रोड जाता है, या फिर बाई ट्रेन जाता है, या फिर बाई शिप जाता है। शिप पर सरकार का पूरा कंट्रोल है, ट्रेन पर सरकार का पूरा पूरा कंट्रोल है, लेकिन ट्रक पर और ये वाली लॉबी पर सरकार का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और कोई गवर्नमेंट का प्लेयर भी नहीं है इस मार्केट में। सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं और बड़े बड़े ओनर्स हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चक्का जाम। आज से हो गया चक्का जाम, मतलब जो ट्रक के टायर होते हैं उसको जाम कर दिया गया। चक्के का मतलब होता है टायर, 16 चक्का मतलब 16 टायर की गाड़ी, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब सरकार कुछ भी कहती है तो ये कहते हैं चक्का जाम हो गया हमारा। तो सरकार ने ऐसा इनसे भी कह दिया कि ऐसा है कि आप ना ट्रक का बिजनेस करते हो, आपके पास कई सारी ट्रकें हैं और आप उन ट्रकों को किराए पर देते हो, या तो आप खुद माल ढोते हो या आप किसी दूसरे का माल ढो के पहुंचाते हो। तो फिर आप क्या आप फ्रेट लेते हो, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है आपका, तो आप भी ऑडिट कराओ। उन्होंने क्या बोला पता है ट्रक वालों से, ट्रक ओनर से? उन्होंने बोला आप भी ऑडिट कराओ, किताबें मेंटेन करो और सीए से ऑडिट कराओ और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो। बस जैसा इतना ही बोला तो ट्रक वालों ने बोला भाई चक्का जाम कर देते हैं हम, ठीक है। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम ये शर्त नहीं मानते सरकार की। तो सरकार ने कहा जरा ठहरो, तुम्हारे लिए हम एक स्कीम ले आते हैं। वो क्या स्कीम है? वो है प्रिजम्पटिव स्कीम। तो ये स्पेशली उन ट्रक ओनर्स के लिए आई या उन ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस करने वालों पर आई जो कि माल को ढोते हैं, मतलब वाहन जो होता है, जैसे कि ट्रक वगैरह होती है कैसी, रुको ये भी बता देते हैं कैसी होती है भैया, ट्रक कैसी दिखती है ये भी बता देते हैं, ठीक है। एक होता है हैवी गुड्स व्हीकल, जिसमें भार वाहन जाता है, मोरंग की जो बड़े डंपर आती है ना, जो जिसमें मोरंग भर करके आती है, ये देखो ये वाली, ये वाला, ये हैवी गुड्स व्हीकल, इतना बड़ा डंपर, इसमें 1,000 फीट मोरंग आ जाती है, 1,000 फीट बालू आ जाती है, इसे बोलते हैं हैवी गुड्स व्हीकल। इतना भारी वाहन जब सड़क पर चलता है तो सबकी हालत खराब हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो इनके लिए एक स्कीम आई। फिर लाइट गुड्स व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल, ये छोटी वाली डाला जिसे बोलते हैं पिकअप, छोटा हाथी, ये क्या है? ये भी माल ढोने वाला वाहन है लेकिन छोटा सा है ये, इसमें ज्यादा वाहन नहीं आता, 60 टन आ जाता है, 8 टन आ जाता है बस, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आता माल। तो इनके लिए भी एक स्कीम आई, मतलब छोटे ट्रक ओनर्स के लिए भी आई, बड़े ट्रक ओनर्स के लिए भी आई, लाइट गुड्स व्हीकल चलाने वालों के लिए भी आई और हैवी गुड्स व्हीकल चलाने वालों के लिए भी आई, ठीक है। ये वाली स्कीम आई। चलो, अब आ जाते हैं स्कीम पर। क्या स्कीम आई? सबसे पहले समझते हैं छोटे वाहन के लिए क्या स्कीम है। लाइट गुड्स व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल के लिए स्कीम आई कि 7,000 रुपए पर व्हीकल पर मंथ आप डिक्लेयर कर दो, बस 7,000 रुपए पर व्हीकल पर मंथ, बस। मान लो आपके पास एक व्हीकल है तो 7,500 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, जितना भी हुआ, मान लो 90,000 रुपए हो गया, बस 90,000 रुपए आपकी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी है, बस इतनी सी बात कही।
तो इन्होंने बड़ा सिंपल कैलकुलेशन कर दिया। यहाँ पर 6 और 8%, 50% का कोई लोचा नहीं है। कोई 2 करोड़, 3 करोड़, 50 लाख, 75 लाख का कोई लोचा नहीं। सिर्फ इतना कहा कि 7500 रुपए पर व्हीकल पर मंथ डिक्लेयर कर। ठीक है, ये वाली बात किसके लिए कही? लाइट गुड्स व्हीकल के लिए कही। हैवी गुड्स व्हीकल के लिए क्या कहा? हैवी गुड्स व्हीकल के लिए कहा 1000 रुपए प्रति टन पर व्हीकल पर मंथ डिक्लेयर करो। मतलब जितने टन का ट्रक है उतने टन से 1000 रुपए को मल्टीप्लाई करो। जितनी आपके पास ट्रक है उतनी संख्या को मल्टीप्लाई करो। फिर जितने महीने वो ऑपरेटिव रही उतने महीने को मल्टीप्लाई करो। जो भी फिगर आ जाए वो हो गई इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। हैवी गुड्स व्हीकल के लिए क्या कहा? जो भी इनकम आ जाए वो हो गई पीजीबीपी। तो यहाँ पर दो लिमिट दिया, एक 7500 रुपए की दिया और एक 1000 रुपए की दिया। कोई परसेंटेज नहीं बताया, सीधे सीधे अमाउंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक हो गई बात। लेकिन अब हम कुछ चीजों को समझते हैं। सबसे पहली बात कि लाइट गुड्स व्हीकल होता क्या है। बेटा लाइट गुड्स व्हीकल वो होता है जिसका ग्रॉस वेट 12 मेट्रिक टन से कम हो या 12 मेट्रिक टन हो। ठीक हो गई बात। अब जो छोटा हाथी होता है उसका जो मेट्रिक टन होता है वो 7 या 8 मेट्रिक टन होता है। ई रिक्शा है, जैसे मान लो ई रिक्शा में पीछे छोटा सा बना दिया जाता है, वो क्या 1-2 टन मुश्किल से उठा पाता है। ठीक हो गई बात। तो उस जो व्हीकल का वजन है, वो व्हीकल का वजन कैसे दिखेगा सर? आरसी की कॉपी में देखो बेटा, आरसी की कॉपी में ग्रॉस व्हीकल वेट दिखेगा। ठीक है, तो वो 12 टन से, अगर 12 मेट्रिक टन से अगर कम है तो वो लाइट गुड्स व्हीकल है। अगर 12 मेट्रिक टन से ज्यादा है तो वो हैवी गुड्स, हैवी गुड व्हीकल है। ठीक हो गई बात। तो ये बात पता कैसे चलेगी कि उसके पास कितने लाइट गुड्स व्हीकल है, कितने हैवी गुड्स व्हीकल है? उससे उससे बोलो ना भैया कि तुम ट्रांसपोर्टर का बिजनेस करते हो, तुम्हारे नाम पर कितनी आरसी है? तुम्हारे नाम पर कितनी आरसी है? मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना होगा ना उसका। किसका? जितने व्हीकल होंगे। मान लो वो कह दे मेरे पास 15 व्हीकल है और उसके पास 15 आरसी आ गई आपके पास, तो 15 में से आप ये छांट लो कि कितने लाइट गुड्स व्हीकल हैं और कितने हैवी गुड्स व्हीकल हैं। जब आपके पास संख्या आ जाएगी तो आप बस उसे मल्टीप्लाई करो, आपके पास फिगर आ जाएगी। ठीक हो गई बात। अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देंगे। लेकिन मजेदार बात यह है बेटा कि अगर किसी भी ट्रक ओनर के पास 15 व्हीकल हैं किसी भी समय पूरे साल में से, तो वो इस स्कीम को नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि वो अब बड़ा व्यापारी हो गया है। क्योंकि वो अब बड़ा व्यापारी हो गया है। इन्होंने ये कहा कि हम हर छोटे व्यापारी को इसकी सुविधा देंगे, और छोटा व्यापारी वो होता है जिसके पास 10 व्हीकल से ज्यादा व्हीकल ना हो। जिसके पास 10 व्हीकल से ज्यादा व्हीकल ना हो, पूरे साल में किसी भी दरमियान 10 व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गई बात। चलो, अब हम इसको एक स्कीम के थ्रू आपको बताते हैं। मान लो एक ट्रांसपोर्टर के पास ट्रांसपोर्टर के पास 10 व्हीकल्स थे। सर कैसे पता चला 10 व्हीकल से? आरसी की कॉपी से बेटा। आरटीओ एक आरसी की कॉपी इशू करता है, उसकी कॉपी से देखेंगे। फिर हमें यह पता चला कि 8 व्हीकल उसके ऐसे हैं जिस जो कि 12 मेट्रिक टन से कम है, और 2 व्हीकल ऐसे हैं जो कि 12 मेट्रिक टन से ज्यादा हैं। कैसे पता चला? आरसी की कॉपी देख करके। आरसी पर वेट लिखा होता है। किसी भी गाड़ी का, खाली गाड़ी का वजन कितना होता है वो वजन आरसी में लिखा होता है। ठीक हो गई बात। तो हमने क्या किया, 8 व्हीकल मल्टीप्लाइड बाई 7500 मल्टीप्लाइड बाई 12 कर दिया, और 7,20,000 मेरी इनकम आ गई। उसके बाद मैंने कैलकुलेशन कर लेना बेटा अपने कैलकुलेटर पर। उसके बाद हमने हैवी व्हीकल में 2 व्हीकल लिया और 1,000 रुपए प्रति व्हीकल मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाई 14 किया। जरा देख क्या होता, क्लास नहीं पढ़ानी ईटा उधर से। ठीक है, 2 व्हीकल हैं, कौन से? हैवी वाले। मल्टीप्लाइड बाय 1000। मान लो इन दोनों व्हीकल का जो वजन था वो 14 मेट्रिक टन का था, मल्टीप्लाइड बाई 12। तो टोटल इनकम आ गई 3,36,000 हैवी गुड्स व्हीकल की। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3,36,000, 10,56,000 हो गया। और मान लो इस पे अप्रोक्सीमेटली टैक्स आएगा 1 लाख रुपए। तो सरकार कहती है 1 लाख रुपए भाई जमा कराओ,
और झंझट से मुक्ति पाओ। ना तो तुम्हें बुक्स मेंटेन करनी है, ना तुम्हें ऑडिट कराना है। अगर 1 लाख रुपए जमा करा दोगे तो ठीक है, अगर नहीं जमा कराओगे तो फिर मेरी नॉर्मल वाली स्कीम में आ जाओ, ITR 3 में। उसमें क्या होगा, उसमें हर व्हीकल की इनकम लिखो, एक्चुअल इनकम जो आपने अपने कंज्यूमर से चार्ज करी, ट्रक ओनर्स ने जो अपने कंज्यूमर से चार्ज करी उसकी इनकम लिखो। फिर इधर कितना आपने पेट्रोल जमा कराया, कितना डीजल जलाया, कितना टोल दिया आपने, ये सारे खर्चों को आप रिकॉर्ड करो। कौन कौन से खर्चे हो गए, कौन कौन से खर्चे हो गए। इनकम क्या हुई, इनकम हुई रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट्स, भाई ट्रांसपोर्टर के भी क्लाइंट्स होंगे। और एक्सपेंसेस क्या हुए, पेट्रोल, डीजल, टोल, ड्राइवर की सैलरी, फिर वो जो ट्रक जहां पर खड़ी रहती है उसका रेंट, ट्रक पार्किंग का रेंट। बट ट्रक जहां खड़ी रहेगी वो कोई शेड बेड में लगेगी ना, ऐसा थोड़ी ना सड़क पर खड़ी कर देंगे 10 ट्रकें अपने घर के बाहर। कोई 10 ट्रकें खड़ी कर सकता है क्या अपने घर के बाहर, नहीं, उसको कोई गोडाउन वगैरह लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो ये ट्रक खरीदने के लिए, अशोक लीलैंड की मान लो उसने ट्रक खरीदी, उसके लिए उसने लोन पर खरीदी, तो एक व्हीकल लोन भी चल रहा होगा, उसका इंटरेस्ट। मान लो वो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसकी बिजली का खर्चा भी तो होगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी तो खर्चा होगा। ये सारे खर्चों की एक्चुअल डिटेल्स दीजिए, एक्चुअल डिटेल्स दीजिए। ठीक है, तो जब एक्चुअल डिटेल मिल जाएगी, जब एक्चुअल डिटेल मिल जाएगी तो क्या करेंगे, तो फिर उसकी बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट बना करके तब ITR फाइल करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई, बोलो बात समझ में आ गई। सेक्शन 44A समझ में आ गया। अब हम ITR बताएंगे सीधे नेक्स्ट सेशन में। अब हम ITR बताएंगे क्योंकि मैंने ITR 4 लगभग कंप्लीट कर लिया। बोलो बात समझ में आ गई, यस और नो। चलो एक आखिरी बात बता देते हैं, प्रेजेंटिव स्कीम में एक लॉक इन पीरियड भी है, वो लॉक इन है 5 सालों का। लेकिन ये बात इतनी सीधी नहीं है, बात समझना, लॉक इन तो 5 सालों का है, लॉक इन तो 5 सालों का है, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। बात ऐसी है कि अगर आपने एक बार प्रेजेंटिव स्कीम को ऑप्ट इन कर लिया तो फिर आप 5 सालों तक इस स्कीम से बाहर नहीं आ सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि इस साल तो फायदा मिला प्रेजेंटिव में तो प्रेजेंटिव फाइल कर दिया, अगले साल फायदा मिला नॉर्मल में तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लिया, फिर अगले साल हमको लगा अरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन करे, कौन अकाउंटेंट को रखे, तो फिर से हमने प्रेजेंटिव में कर दिया। फिर उसके साल हमको लगा अगले साल अरे यार टैक्स बहुत आ रहा है, टैक्स को बचाना है, तो फिर से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर ले, तो फिर से ना, ये नहीं चलेगा। एक बार आपने स्कीम को ले लिया तो 5 सालों तक आपको इस स्कीम के अंदर रहना है, ऑप्ट इन में रहना है। लेकिन अगर मान लो किसी समय आपका मूड घूम गया और आपको लगा कि भाई अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं, या कोई भी कारण हो सकता है, मान लो आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया, मान लो आप प्रॉफिट कम दिखाना चाहते हैं, या मान लो कोई और रीजन है और आप इस स्कीम से बाहर आ गए गलती से, तो अब आप अगले 5 सालों तक इस स्कीम के अंदर नहीं जा सकते। पहले तो इस स्कीम से बाहर आने की कंडीशन थी कि आप 5 साल के पहले आ नहीं सकते, लेकिन अब आप आ गए तो कोई बात नहीं, आ जाओ, लेकिन अब आप वापस दोबारा अगले 5 सालों तक नहीं जा सकते। बोलो बात समझ में आ गई, 2 बार कंडीशन लगी है 5 5 सालों की। अब यहां पर भी ज्यादातर अकाउंटेंट गलती करते हैं, वो एक साल 44AD लेते हैं, अगले साल फिर कुछ और लेते हैं, फिर उसके अगले साल फिर कुछ और लेते हैं, फिर कुछ और लेते हैं, और वो करते रहते हैं। बाद में जब नोटिस आती है तो ये वाला क्लॉज पढ़ लिया जाता है कि 5 साल ऑप्ट इन करने के बाद ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, अगर ऑप्ट आउट कर दिया तो अगले 5 साल दोबारा ऑप्ट इन नहीं कर सकते, अगर आपने कर लिया तो कोई बात नहीं, प्रेम पत्र का इंतजार करो, जब प्रेम पत्र आएगा तब आप जवाब देते फिरना। ठीक है, और तब कोई जवाब बनेगा नहीं। चलो बात समझ में आ गई।